हम बहुत प्यारा टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जितना नाम से इम्पोर्टेंट लग रहा है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके वे पे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन हर जगह पे जरूरी होती है। ठीक है, हर पर्सन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर फंक्शन में होता है, हर लेवल पे होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर होता है, क्योंकि ये हर जगह है। इसलिए इसको एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन को अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में बोलूं, लो आपके स्कूल में या कॉलेज में एनुअल डे हो रहा है। ठीक है, अब जब एनुअल डे होता है तो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि जो आपके प्रिंसिपल सर है, उन्होंने बता दिया कि कौन से डेट को एनुअल डे होगा। ठीक है, उस डे में क्या क्या चीजें होनी नेसेसरी है। ठीक है, फिर आपके टीचर्स को डेलीगेट कर दिए उनके काम, है ना। जैसे एक टीचर जो है स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस देख रहा है, एक टीचर सेटिंग अरेंजमेंट्स एंड डेकोरेशन का देख रहा है ना, एक साउंड सिस्टम चेक कर रहा है। ठीक है, एक देख रहा है कि परफॉर्मेंस कौन से टाइम होना है ना, कुछ लाइट्स का देख रहे हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट का देख रहे हैं। ऐसे हर टीचर्स के में कुछ ना तो कुछ वर्क बटा हुआ है ना, और सब अपने अपने वे में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पर समझो, अगर वो सारे के सारे एक साथ काम करके ना चले, अपना अपना करे। ठीक है, एक टीचर जो डांस परफॉर्मेंस बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से डांस परफॉर्मेंस बता दिया, पर उन्होंने टाइमिंग नहीं बताई कि वो परफॉर्मेंस होनी कब है, कौन से परफॉर्मेंस के बाद कौन सा परफॉर्मेंस होगा, है ना। मान लो बीच में लाइट का खराब हो गया, है ना, लाइट साउंड सही से नहीं आ रहा है ना, और डेकोरेशन सही से नहीं हुई है ना। तो इवन दो अगर सारे के सारे काम बहुत अच्छे से सबने करा है, पर वो एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, तो वो काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको एक साथ मिलके काम करना होता है ना, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से सक्सेसफुली वर्क कर पाता है। अब आप खुद समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं। खूब बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर तो लाख लाख एम्प्लॉय होते हैं, है ना। अब सारे के सारे अपने अपना इंटरेस्ट देखने लग जाए, है ना, अपने अकॉर्डिंग काम करने लग जाए, जब जिसका जो मन कर रहा है वैसे काम करने लग जाए, तो क्या वर्क जो है सही टाइम पे अच्छे से एफिशिएंटली हो पाएगा? जो हम कहते हैं कि मैनेजर को ट्राई करना होता है कि सारा काम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करवाए, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? द आंसर इज नो, है ना। ऑब्वियसली जब तक सारे के सारे एक साथ मिल के काम नहीं कर पाएंगे, है ना, एक साथ एकजुट होके एक हार्मनी के साथ वर्क नहीं करेंगे, तो वो इम्पॉसिबल सा है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल कराना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तो चलो इसको एक और वे में समझते हैं। देखो मैं बोल रही हूँ, एक XYZ कंपनी है। ठीक है, एक XYZ कंपनी है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। एक डिपार्टमेंट जो है आपका, मान लो परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कि सेल करेंगी, है ना, जो कि कस्टमर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करेगी, है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट किस लिए काम करता है? फाइनेंसेस को अरेंज करता है ना। तो देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट गुड्स को सेल करके, है ना, गुड्स को सेल करके ये लोग इनको पैसे देंगे, है ना। तो जब इनके पास पैसे आएंगे तभी तो ये परचेज डिपार्टमेंट को पैसे देंगे परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल, है ना। जब रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा तो वो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास प्रोड्यूस होने के लिए, है ना, और फिर जाएगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास सेल होने के लिए। तो आपको इंटरडिपेंडेंसी समझ में आ रही है? जैसे कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को पैसे ही नहीं दिए तो क्या बाई करेगी, है ना। और अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या प्रोड्यूस करेगी, है ना। और अगर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो सेल क्या होगा, है ना। सेल नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे। फिर अगेन वो डिपेंडेंसी दिख रही है आपको सबकी, है ना। अगर इन सब ने एक साथ मिलके काम नहीं किया तो वो गुड्स प्रोड्यूस हो पाएंगे क्या?
वो सेल हो पाएगा क्या? जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अगर मान लो 10% से इंक्रीज करने का था, वो इंक्रीज हो पाएगा क्या? आप बताओ, आपको क्या लगता है, हो जाएगा? अगर वो सारे एक साथ मिलके काम ना करे तो हो जाएगा क्या? इवन दो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने आप में बेस्ट वे में काम करे, है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने वे में बेस्ट वे में काम करे, परचेज अपना परचेज करे, ठीक है, बेस्ट वे में, सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पर अगर वो सारे एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइम पे पैसे नहीं दे रही है ना, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि परचेज हो चुका है रॉ मटेरियल, हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक कोई भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, एंड क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको एक साथ कोऑर्डिनेट होके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसीलिए हमारा जो कोऑर्डिनेशन है उसको हम एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट क्यों कहते हैं। चलो अब इसके डिफाइन एंड ये समझते हैं कि इसको एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? देखो, इट इज द प्रोसेस, क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली एंड हार्मोनियसली। देखो क्या है ये एक प्रोसेस है, क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करना, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट का एंड इंडिविजुअल का, ताकि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एफिशिएंटली एंड विद हार्मनी। हार्मनी क्या? जिससे किसी को किसी भी टाइप का कोई हार्म ना हो, राइट। एक भाईचारे की तरह जो है सारे मिलजुल के एक साथ काम करें, इसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। जहाँ पे हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, सबको एक साथ मिलके एक डायरेक्शन में काम करवाते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हो सके। दिस है ऑफ इंटीग्रेट करना द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल का, ताकि अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल efficiently and harmoniously. Clear? Meaning of coordination. Now अगर आपको एक definition है ना, with meaning आपको एक define भी लिखनी होती है, with जिसने वो लिखी है ना, with author name, this is important, very important. तो एक definition भी कर लेते हैं। तो according to Monet and Rayleigh, coordination क्या है? Coordination is the orderly arrangements of group efforts, क्या है? Orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of a common purpose, in the pursuit of a common purpose. One more time, क्या है? Coordination is the orderly arrangements of group efforts to provide unity of action in the pursuit of a common purpose. ठीक है, एक कॉमन पर्पस के लिए सबको एक साथ लेके आते हैं, एक ही डायरेक्शन में काम करवाते हैं विद हार्मनी, ताकि गोल जो है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हो सके। यही मोने एंड रेली ने भी कहा, ठीक है। क्लियर? मीनिंग क्या है एंड उसकी एक डिफाइन, ठीक है। अभी समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट क्यों कहते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? क्या रीजन है इसका? देखो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या थे? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या था? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देखो, जो कोऑर्डिनेशन है वो सारे के सारे फंक्शंस में रिक्वायर्ड है। इसका क्या मतलब है? क्या क्या फंक्शंस थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है आपको हर फंक्शन में चाहिए, आपको प्लानिंग में चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, स्टाफिंग में चाहिए, डायरेक्टिंग में चाहिए, कंट्रोलिंग में चाहिए। कैसे? ये देखो, प्लानिंग,
देखो, जब टॉप मैनेजमेंट प्लान कर रही है ना, तो एक सिंगल पर्सन तो है नहीं टॉप मैनेजमेंट में, है ना, वहाँ पे भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ना, वहाँ पे भी नंबर ऑफ पीपल है ना जो कि डिसीजंस ले रहे हैं। तो अगर वो कोऑर्डिनेट होके काम ना करे, अगर एक कोई कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो वो एक साथ अगर मिलके काम ना करे तो वो एक सिंगल टारगेट या सिंगल ऑब्जेक्टिव तो सेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन का वर्क है वो आपका प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? प्लानिंग जो आपका फंक्शन था वहीं से आपका कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब टॉप मैनेजमेंट वहाँ पे प्लान्स बना रही है, पॉलिसीज बना रही है, स्ट्रैटेजीज बना रही है, तो वहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद जब ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, जब रिसोर्सेज का अरेंजमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो अगर उन लोगों ने मिलके काम नहीं किया तो एक ही हो सकता है कि एक ही रिसोर्सेज 2 बार आ जाए, है ना। हो सकता है आप एक ही काम बहुत बार कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेस्टेज होने का, वहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग में भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप जब लोगों को हायर कर रहे हैं, है ना, जब आपका रिक्रूटमेंट से लेकर उनके सिलेक्शन तक, है ना, आपको पूरे प्रोसीजर में आपको कोऑर्डिनेट होके काम करना होता है, राइट। तो वहाँ पे भी आपको चाहिए, आपको डायरेक्टिंग में भी चाहिए, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना है, लीड करना है एम्प्लॉय को, है ना। तो सारे एक साथ, अगर एम्प्लॉय अलग डायरेक्शन में जा रहा है और जो सुपरवाइजर है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को एक साथ कैसे अचीव करेंगे, है ना। तो आपको वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद कंट्रोलिंग में जो कोऑर्डिनेशन है ये इंश्योर करता है कि जो आपका प्लान है, जो आपने प्लान किया था और जो आपका एक्चुअल आउटपुट आया है, उनके बीच में कोई भी डेविएशन ना हो, कोई भी डिफरेंसेस ना हो। तो समझ में आया? कोऑर्डिनेशन जो है आपको प्लानिंग में भी चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में भी चाहिए, डायरेक्टिंग में भी, एंड देन कंट्रोलिंग में भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको हर फंक्शंस में रिक्वायर होता है कोऑर्डिनेशन। हर फंक्शन में चाहिए आपको, हर लेवल में चाहिए आपको। कौन कौन से लेवल थे? 3 लेवल थे ना आपके, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, है ना। तो टॉप लेवल में क्यों चाहिए? जब वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको जब इंटीग्रेट करना है, उनको सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके चलना होता है, तो विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो आपको टॉप लेवल पे चाहिए। मिडिल लेवल कैसे? जब उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट को संभालना है ना, उनको एक साथ लेके चलना है, उनको ये देखना है कि सारे के सारे एक साथ वर्क कर रहे हैं। वो वाला एग्जाम्पल याद है जो हमारा XYZ कंपनी वाला था, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, है ना। तो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को मनी ही नहीं दिया तो वो परचेज कहाँ से करेगी? वैसे ही प्रोडक्शन एंड देन मार्केटिंग, रिमेंबर वो वाला एग्जाम्पल। तो वहाँ पे भी जब उन सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेके आना है ना, इंटीग्रेट, जोड़ के रखना है, बाइंड करके रखना है, तो भी चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। लोअर लेवल पे कैसे चाहिए? जब वो वर्कर्स से काम निकलवा पा रहे हैं, वहाँ पे तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, राइट। तो उनके बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा तब तक वर्क सही से हो ही नहीं पाएगा। तो आपको सारे लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, है ना। और कोऑर्डिनेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि आपको जहाँ जहाँ मैनेज करनी है चीज़ें, वहाँ वहाँ आपको कोऑर्डिनेशन लेके चलना ही होगा। अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अ मैनेजर टू मैनेज ऑल द वर्क। तो मैनेजमेंट का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट कभी भी इफिशिएंटली या इफेक्टिवली वर्क कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आपको हर फंक्शन में चाहिए, हर लेवल में चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन के अंदर चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए, आपको हर जगह रिक्वायरमेंट है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप कि कोऑर्डिनेशन जो है हमें हर लेवल पे चाहिए, हर फंक्शन में चाहिए, हर पर्सन के अंदर होना चाहिए, है ना। हर मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट होके काम करवा सके, इंटीग्रेट होके काम करवा सके। इसीलिए इसी को एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट।
क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैनेजमेंट है वहाँ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग सेपरेट होके नहीं चल सकते हैं, राइट। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को हम परवेसिव भी कहते हैं। इसके फीचर में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन को परवेसिव भी कहते हैं और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। जैसे आपका मैनेजमेंट, एक टाइम पे आपने एक ऑब्जेक्टिव को गोल को अचीव कर लिया, राइट, तो फिर आपने दूसरा गोल सेट किया, तो उसको भी अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए। अब क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है एंड जो कोऑर्डिनेशन है वो साथ साथ चलता है, वो एक साथ होके चलता है, ठीक है। सेपरेट होके दो कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके फीचर समझते हैं। देखो फीचर्स में क्या है, ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। इसका क्या मतलब है, ब्रिंग्स टुगेदर एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को एक साथ लेके आता है ना, कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है, ठीक है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, सबकी अपनी नीड्स है, सबकी अपने अपने वेज है काम करने के, ठीक है। और वो सारे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल की अचीव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो गोल उन्होंने अचीव किए हैं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के अपनी अपनी मेहनत है ना। सबने मेहनत करी है इस गोल को अचीव करने के लिए, एक सिंगल पर्सन ही तो नहीं था ना, बस सबने एक साथ मिलके मेहनत करी है। तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि वो जो है सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबकी मेहनत को एक साथ जोड़ के रखे, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, बाइंड करता है ग्रुप एफर्ट्स को, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए, ताकि अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। उसी तरह अगला पॉइंट देखो क्या है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सबके एक्शन में एक यूनिटी हो, है ना, यूनिटी हो टुवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। क्यों, ताकि एक हार्मनी बना रहे उनके में, ठीक है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोग हैं, है ना, उनके अलग अलग नीड्स है, डिफरेंट इंटरेस्ट है ना। बट अगर वो सारे के सारे अपने अपनी नीड्स के टुवर्ड्स जाने लगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो कभी वर्क ही नहीं कर पाएगा, उनका जो गोल है वो तो अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि उनकी डिफरेंट नीड्स को एक नीड्स में कन्वर्ट करके उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसके टुवर्ड्स लेके जाए, है ना, उसको अचीव करने में हेल्प करे। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या करता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। अगला क्या है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था, है ना, आप प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये वाला गोल अचीव हो गया, फिर आप दूसरे गोल के लिए दोबारा से प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, है ना, सारा P2C, है ना, क्या था आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक गोल के लिए अचीव हो गया, फिर आप दूसरे गोल के लिए दोबारा से इनको फॉलो करते हो, है ना। तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, है ना। ये प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, हमने समझा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे प्लानिंग में रिक्वायर होता है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग में होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में। तो वही कह रहे हैं, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन आपको हर एक स्टेज में रिक्वायर होता है, हर एक फंक्शन में रिक्वायर होता है। इसलिए इसको क्या बोला है कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अगला क्या है, परवेसिव फंक्शन है। अभी हमने समझा था कि हम इसको एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये परवेसिव है, इसको हमारे हर फंक्शन पे, हर डिपार्टमेंट में, हर पर्सन के अंदर होना चाहिए, है ना। तो ये नीडेड है एट ऑल लेवल, फंक्शन एंड सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में, इसलिए इसको क्या बोला है, परवेसिव, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो परवेसिव है, ठीक है। अगला क्या है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, है ना। ये जो काम है उनको डेलिब्रेटली फंक्शन के साथ करना होता है, मीन्स उनको इंटेंशनली करना होता है।
कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं आता है, उसको करवाना पड़ता है, कॉन्शियसली लाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसको डेलिबरेटली फंक्शन करना होता है, राइट। तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की कि वो कोऑर्डिनेट होके, ठीक है, फोर्स करे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए, ठीक है, लोगों को एक साथ बाइंड करे, इंटीग्रेट करे और फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की कोशिश करे। क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन तो ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं कर सकता, सक्सेस ही नहीं हो सकता, है ना। तभी तो इसको कहा था कि एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है, विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट रन ही नहीं कर सकता, मैनेजमेंट वर्क ही नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर्स की है, कि उनको लाना जरूरी है। एक बार और कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। वो सारे इंडिविजुअल्स, सारे डिपार्टमेंट जो अपना अपना वर्क कर रहे थे उन सबको एक साथ लेके आता है ना, एक दूसरे के लिए बाइंड करता है, कौन, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा क्या है, एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। जो डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक्शन है उनमें यूनिटी लेके आता है ना। उनको उनको एक कॉमन गोल देता है, उनको एक तरफ लेके जाता है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग है ना। तो सब अपने अपने वे में तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो है ना, सबको एक ही तरफ जाना है, जो कि आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि उनके एक्शन में यूनिटी हो, है ना, सब एक जैसा काम कर रहे हो, एक गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो। उसका अगला कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपका प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, आपको हर स्टेज में, हर स्टेप में, हर फंक्शन में, हर जगह चाहिए होता है, इसलिए एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और इसीलिए इसको परवेसिव भी कहते हैं, क्योंकि हर जगह रिक्वायर है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर इंडिविजुअल के अंदर, इसलिए इसको परवेसिव भी बोलते हैं, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की कि उनको जो है ये काम डेलिबरेटली, इंटेंशनली जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना होता है। अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है रन कर ही नहीं सकती प्रॉपरली, है ना, फंक्शन कर ही नहीं सकती। इसीलिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की कि वो कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट को एक साथ रखे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हमने वैसे भी एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कहा था, है ना। तो कोऑर्डिनेशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, है ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या हो सकता था, देखो सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। क्या है सबसे पहला पॉइंट, ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे साइज ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती रहती है। कैसे, देखो पहले अगर मान लो 50 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, फिर आगे 100, फिर आगे 1000, है ना। तो लोगों की जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती गई उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, है ना। क्यों, जितने ज़्यादा एम्प्लॉय, जितने ज़्यादा पीपल, जितनी ज़्यादा डिपार्टमेंट, इतनी ज़्यादा हायर नीड है फॉर कोऑर्डिनेशन, है ना। क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, है ना, ज़्यादा लोग हैं, इट मीन्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि सब मिलके काम करेंगे ना। अब सारे इतने लोग हैं, तो अगर इतने लोग सारे अलग अलग वेज में जाने लगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कैसे अचीव होगा, है ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और साइज ज़्यादा हुई ऑर्गेनाइजेशन की तो गोल तो अचीव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन की हमें रिक्वायरमेंट है कि जितने ज़्यादा लोग हैं, जितनी ज़्यादा डिपार्टमेंट है ना, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेशन की। अगला पॉइंट क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अब इसका क्या मतलब है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट तो है नहीं, है ना, एक लोग तो काम कर नहीं रहे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया आपका, है ना, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है एंड सारे के सारे जो है अपने आप में स्पेशलाइज्ड है ना। और जब दो स्पेशलाइजेशन आते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, केओस ना क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो लोगों को बांध के रखेगा ना, है ना, उनको एक कॉमन गोल की तरफ धकेलेगा, है ना। इसलिए जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे
स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो क्लियर आपका कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, जितने डिपार्टमेंट्स है उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगला है एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये तो अभी हमने फीचर में भी समझा था, है ना, क्या था कि कोऑर्डिनेशन जो है ये इंश्योर करता है कि सारे लोगों की, सारे इंडिविजुअल्स की, सारे डिपार्टमेंट की जो एक्शन है उनमें यूनिटी हो, है ना, उनको एक डायरेक्शन की तरफ भेजना है हमें, है ना, एक एक्शन होने चाहिए उनके, ठीक है, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट, ओवरलैप्स या डुप्लीकेशन जैसे चीज़ों को आने नहीं देता है ना, जो उनकी हेल्प करता है एक गोल की तरफ जाने में, एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। ठीक है, ये भी क्लियर हमारा। अगला पॉइंट क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट का जो मेन एम है ना, अगर मैनेजमेंट कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका मेन एम क्या है कि उसको जो है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करना है। इसलिए तो वो कोऑर्डिनेशन लेके आई है, ताकि मिनिमम वेस्टेज हो, मिनिमम डुप्लीकेशंस हो, है ना, कॉस्ट उनका कम से कम हो, ताकि सारे लोग एक जैसे इंटीग्रेट होके काम करें एक गोल की तरफ, है ना। तो यही तो कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लाने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या पॉइंट्स थे इसके अंदर, ग्रोथ इन साइज, क्या था पहला पॉइंट, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। अब जल्दी से इसको सम अप करके ये जानते हैं कि इसका नेचर कैसा है। जैसे हमने मैनेजमेंट का नेचर समझा था, उसी तरह कोऑर्डिनेशन का क्या नेचर है, अब इसको समझते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, कि कोऑर्डिनेशन नेचर कैसा है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि नॉट अ सेपरेट फंक्शन। अब इतना सारा पढ़ने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजरियल का, है ना, बट ये एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट की नीड है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तो हमने इसको एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट भी कहा था। क्यों, क्योंकि ये हर जगह पे रिक्वायर्ड है ना। तो वी कैन से कि ये एक सेपरेट फंक्शन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, बट एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि इट इज इम्प्लिसिट इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मीन्स कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको प्लानिंग में भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में भी होना चाहिए, है ना, डायरेक्टिंग में भी एंड कंट्रोलिंग में भी, है ना, को सारे के सारे फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट में रिक्वायर होता है ना। अगला तो हम कह सकते हैं कि इट इज बोथ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द आउटकम ऑफ गुड मैनेजरियल फंक्शन, है ना। अगर कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे जो लोगों का कोऑपरेशन है वो बहुत अच्छा है ना, सब मिल के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन साथ रहता है ना, ये सारे काम को इंटीग्रेट करके रखता है, जोड़ के रखता है। इसलिए आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि अब हमने फिनिश कर लिया है, साथ में अब आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ठीक है, होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई है, नहीं आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।